नमस्कार, मेरा नाम कौशलेन मिश्र है। मैं केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी कहलगांव में टीजीटी हिंदी पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं कक्षा 6 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित शीर्षक अपठित बोध को लेकर उपस्थित हूँ। अपठित बोध क्या होता है, पहले हम जानेंगे। अपठित शब्द की संरचना से जानेंगे कि यह अ और पठित दोनों के योग से बना है। पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ, और इसके आगे जब अ लग गया तो वो पठित का विलोम हो गया, अर्थात अपठित, जिसका मतलब होता है जिसे पढ़ा न गया हो, अर्थात वह जो आपकी किताब में किसी पाठ के अंतर्गत सम्मिलित न हो। बोध, बोध यानी क्या होता है? ज्ञान कराना। जो पढ़ा नहीं है उसका ज्ञान कराना, ये क्या है? अपठित बोध है। क्या अपठित बोध में कुछ भी शामिल कर देते हैं? अर्थात किसी भी क्लास का किसी भी जगह से उठा करके क्या आपसे पूछ लेंगे, क्या आपको बता देंगे? नहीं। अपठित बोध का अर्थ यह नहीं कि किसी भी कठिनाई स्तर व कक्षा स्तर की सामग्री किसी से पूछ ली जाए, किताब के पाठों से बाहर, परंतु किताब के व्याकरणिक व विषय वस्तु स्तर की जानकारी ही इसमें पूछी जाती है। अर्थात कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अपठित बोध उनके मानसिक व भाषिक समझ का होगा, व कक्षा 8 के लिए अपठित बोध उनके स्तर का, जो उनके द्वारा उस कक्षा तक पढ़े गए अध्ययन बिंदुओं के आसपास रहेगा। अर्थात कक्षा 6 के विद्यार्थी जो अपनी पाठ्य पुस्तकों में जिस स्तर का पढ़ते हैं, जिस कठिनाई स्तर का पढ़ते हैं, उसी कठिनाई स्तर की चीज़ें उनसे अपठित बोध में पूछी जाएंगी। अपठित बोध का अध्ययन क्यों करते हैं? तो किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को हम करते हैं तो पहले ये जानने का प्रयास करते हैं ये काम हम क्यों कर रहे हैं। तो इसमें है कि अपठित बोध सामान्यतः विद्यार्थियों की भाषाई योग्यता, अभिव्यक्ति कौशल व सामान्य समझ की जांच व विकास से संबंधित है। आपकी भाषा पर कितनी पकड़ है, आप जो जानते हैं उसे कितना बता पाते हैं, और आपकी सामान्य जो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें आप कितना समझते हैं, इसी की जांच है। मतलब आपको उसके माध्यम से जांचा जाता है, और ये अगर जो भी जिस प्रकार भी हो उसका अब में विकास किया जाता है। अपठित बोध के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? इसमें अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश आते हैं। गद्यांश यानी गद्य का अंश, और काव्यांश यानी काव्य यानी कविता का अंश। अपठित गद्यांश के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश यानी ऐसा गद्य खंड जो किताब के गद्य पाठों की व्याकरणिक व भाव स्तर का है। जो आप अपनी किताब में कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, उसी के स्तर का वो होगा, लेकिन आपकी किताब से नहीं होगा। इसमें कहानी, निबंध, लेख, उपन्यास या किसी समकालीन मुद्दे का 1-2 अनुच्छेद दे दिया जाता है, और फिर उन पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है। अपठित ज्ञान हल करने के क्या फ़ायदे हैं? भाषा ज्ञान बढ़ता है, आपकी अपनी भाषा पे पकड़ बढ़ती है, नए नए मुहावरे तथा वाक्य रचना का ज्ञान होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, प्रसंगानुसार शब्दों के अनेक अर्थ और अलग अलग प्रयोग से परिचित होते हैं। गद्यांश के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में व्यक्त करने की दक्षता बढ़ती है, इससे हमारे अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि होती है। अपठित गद्यांश प्रश्नों को कैसे हल करें? अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। पहली बार में समझ में न आए अंशों, शब्दों, वाक्यों को गहनतापूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्यांश का मूल भाव अवश्य समझना चाहिए। यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ में नहीं आते हों तो उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में खोजने का प्रयास करना चाहिए। शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हुआ कम से कम एवं सटीक शब्दों में होना चाहिए। प्रश्नों का जवाब गद्यांश पर आधारित होना चाहिए, आपके अपने विचार या राय से नहीं। मूल भाव या संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। प्रश्नों का जवाब सटीक शब्दों में देना चाहिए, घुमा फिराकर जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है, पढ़ते हैं हम इन्हें। केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है। इसकी शुरुआत 1963 में हुई तथा यह तब से भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। इस समय भारत में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1225 है। इसके अतिरिक्त विदेश में 3 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है।
सभी केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है। हमने इसको एक बार क्या किया, सरसरी निगाह से पढ़ लिया, जैसा कि दिया हुआ है। गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पहली बार में समझ में ना आए अंशों, शब्दों, वाक्यों को गहनतापूर्वक पढ़ना चाहिए। आपको जो समझ में नहीं आएगा उसको आप दोबारा पढ़ेंगे। मूल भाव समझना चाहिए। तो मूल भाव क्या है कि इसमें हमें केंद्रीय विद्यालय के बारे में बताया जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालय क्या है, उसकी शुरुआत कब हुई या किससे अनुबंधित है, इसकी संख्या कितनी है और इसमें कौन पढ़ता है। अब प्रश्न आते हैं। केंद्रीय विद्यालय भारत में शिक्षा का प्रबंध करता है। अब पूछा जा रहा है कौन सी शिक्षा का प्रबंध करता है, विश्वविद्यालयी शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का। हम इसमें जाते हैं, खोजते हैं, पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है। तो हमने पहले ही पंक्ति में उत्तर पा लिया, केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है। तो देखिए आपको घ नंबर का जो उत्तर है प्राथमिक व माध्यमिक, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या है। पूछा जा रहा है कितने केंद्रीय विद्यालय हैं भारत में। तो फिर आते हैं, इसकी शुरुआत 1963 में हुई तथा यह तब से भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। इस समय भारत में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या, देखिए आपका प्रश्न का जवाब आ रहा है 1225 है। बस आना है आपको उत्तर नंबर 2, 1225। विदेश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, इसी तरह आप जाएंगे ऊपर और देखेंगे इसके अतिरिक्त विदेश में 3 केंद्रीय विद्यालय हैं। आपका उत्तर आपके सामने तुरंत है, आप इसको लिख लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों की शुरुआत कब हुई, यह भी आप गद्यांश में जाएंगे तो पा जाएंगे 1963 में। केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालयों में किसके पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। आपकी हर किताब पे ये लिखा होता है, यानी NCERT। अब क्या है, अपठित काव्यांश या पद्यांश। अब जो हम गद्य के खंड पढ़ रहे थे, अब हम क्या अपठित कविता के खंडों पे बात करेंगे। अपठित काव्यांश का अर्थ है कविता का ऐसा अंश जिसे आपने अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में नहीं पढ़ा है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को 100 से 150 शब्दों की कोई कविता दी जाएगी और फिर उसके नीचे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको कैसे हल करते हैं, ये भी आपकी किताब की विषय वस्तु, जो आप पाठ पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, उसके अलग ये बाहर की कोई कविता होगी जो कि आपकी किताब के पाठ हैं उन्हीं के स्तर की होगी। उसकी कठिनाई स्तर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। हल करने की विधि, पूरी कविता को, पहले कविता को पूरे मनोयोग से पढ़िए, उसका आनंद लीजिए। दूसरी बार उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। यदि कविता कुछ कठिन जान पड़े तो उसे बार बार पढ़िए ताकि उसका अर्थ समझ में आ जाए। इस दौरान कविता के नीचे दिए हुए प्रश्नों को पढ़िए। अब फिर से कविता पर ध्यान दीजिए। जिस जिस प्रश्न का उत्तर मिलता जा रहा है उसको क्रमानुसार लिखते जाइए। अब देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर देने रह गए हैं। ये प्रश्न उत्तर जरूर कुछ कठिन, अस्पष्ट तथा सांकेतिक होंगे। इन्हें हल करने के लिए फिर से कविता को पूरी तरह पढ़िए और उनके उत्तर खोजिए। जरूरी बात क्या है, आवश्यक नहीं कि आपको पूरी कविता का एक एक शब्द समझ में आए। अगर आपको मुख्य भाव समझ में आ जाए तो भी काम चल सकता है। प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सटीक व स्पष्ट दें। कई बार कविता में प्रतीकों का प्रयोग होता है, उनके अर्थ अनेक होते हैं, अतः प्रतीकों का अर्थ देते समय एक से अधिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। ओ पिता तुम गीत हो घर के और अनगिन काम दफ्तर के, छाँव में हम रह सकें यूं ही, धूप में तुम रोज जलते हो, तुम हमें विश्वास देने को दूर कितनी दूर चलते हो। ओ पिता तुम दीप हो घर के और सूरज चाँद अंबर के, तुम हमारे सब अभावों की पूर्तियाँ करते रहे हंसकर, मुक्ति देते ही रहे हमको स्वयं दुखों के जाल में फंसकर। ओ पिता तुम स्वर नए स्वर के, नित नए संकल्प निर्झर के। हमने कविता पढ़ी, अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। पिता को कविता में घर का क्या कहा गया है, तो हम आते हैं, देखते हैं। ओ पिता तुम गीत हो घर के, क्या कहा गया है, घर के गीत, और अनगिन काम दफ्तर के, छाँव में हम रह सकें यूं ही, धूप में तुम रोज जलते हो, तुम हमें विश्वास देने को दूर कितनी दूर चलते हो। ओ पिता तुम दीप हो घर के और सूरज चाँद अंबर के। तो घर से 2 बार संबंध बताया गया है, गीत और दीप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, पिता को कविता में घर का गीत व दीप कहा गया है। पिता हमारे अभावों की पूर्तियाँ किस भाव से करते हैं, इसका भी उत्तर हम खोजेंगे।
तो वो हंसकर करते हैं, हमें उत्तर मिल जाएगा। कवि ने पिता को अंबर का क्या कहा है? तो कवि ने पिता को अंबर का सूरज चाँद कहा है। आप पूरी कविता को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? शीर्षक यानी क्या होता है? जो कि उसका क्या पाठ का नाम क्या है। जैसा आप पढ़ते हैं ना, आप अपने अपने पाठों का नाम पढ़ते हैं, तो वो चिड़िया जो आपने पाठ पढ़ा, आप जो और नादान दोस्त पढ़ा आपने पाठ, वो क्या होता है? पूरी कविता, पूरे पाठ का क्या है जो उसका केंद्रीय भाव है, क्या है उसमें, उसको ये प्रकट करता है, संकेत करता है। तो पूरी कविता में किसकी बात हो रही है? पिता की। तो इसको हम शीर्षक दे सकते हैं पिता, या फिर आप दे सकते हैं मेरे पिता, अच्छे पिता, महान पिता। पिता हमें मुक्ति कैसे देते रहते हैं? आप इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है? तुम हमारे सब अभावों की पूर्तियाँ करते रहते हंसकर, मुक्ति देते ही रहे हमको स्वयं दुख के जाल में फंसकर। अर्थात पिता हमें मुक्ति देते हैं स्वयं दुखों के जाल में फंसकर। तो ऐसे ही हम इसको करते आते हैं। आप क्या करेंगे? घबराएंगे नहीं। आप गद्यांश हो या पद्यांश हो, उसको ध्यान से पहले 2 बार पढ़ेंगे। और कि पढ़ना टालने के लिए नहीं है, पढ़ना आनंद लेने के लिए भी है। तो आप उसको मन से पढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उत्तरों को खोज लेंगे। यह बहुत ही एक रोचक चीज़ है। यह आपके भाषा का भी विकास करेगा, आपकी शब्द शक्ति को बढ़ाएगा। और अभिव्यक्ति कौशल सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अभिव्यक्ति कौशल यानी जो आप जानते हैं उसको दूसरों के सामने बता सकें, यही क्या है? अभिव्यक्ति कौशल है। इसके बिना आपका सारा ज्ञान व्यर्थ है। तो मैं कहूँगा बच्चों कि आप जो इस पाठ के दोनों उदाहरण हैं उनको लिखिए, और ऐसे और भी उदाहरण आपके पास जो कोई किताब है उससे अगर कुछ भी गद्य है, काव्य है, उससे ऐसी कविता निकालिए, उससे प्रश्न बनाइए, क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं, और आपस में अपने साथियों को भेजिए, उनसे पता करिए कि तुम इसके उत्तर बताओ। उनसे भी ऐसे प्रश्न मांगिए और हल करिए। धन्यवाद बच्चों।